नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही होगी, मेरा वीडियो अब तक पहुंच रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो कल हम लोगों ने इस क्लास को स्टार्ट किया था, एचआरएम मॉड्यूल बी रिवीजन। तो एचआरएम मॉड्यूल बी रिवीजन को आज ही हम आगे करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये मॉड्यूल बी है बेसिकली। मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 6 हम कवर कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का स्टार्टिंग पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। उसके आगे की बात आज के अपने सेशन में हम करेंगे। तो बस फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल मैं आपको बता देता हूं मैंने कहां तक कवर कर लिया था। ठीक है, ये मैं पूरा चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कल कहां तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये आप यहां पर देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा। यस, ये हमारा एजेंडा था। यहां पर आप देख लीजिएगा, आपको यहां पर मेंशन हो रहा होगा, ये आपका पूरा यूनिट 6 ऑब्जेक्टिव्स है, इंट्रोडक्शन है, एचआर एज अ स्ट्रेटेजिक प्लेयर, एचआर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, नीड फॉर अ डिस्टिंक्टिव एचआर स्ट्रेटेजी, creating business value through HR strategy, factor analysis in HRM, connecting strategy to organizations, strategy executions, और aligning HR system with decision framework। ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 6 है जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा था। बेसिकली 6.2 पे हम लोग थे, एचआर एज अ स्ट्रेटेजिक प्लेयर और एचआर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम लोग कवर कर रहे थे। अब इसको आगे आज हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे क्या क्या हम कवर करेंगे अपने सेशन में, मैं आगे आपको बता देता हूँ यहाँ पर। यस, यस, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, आरओआई अप्रोच पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, आरओआई अप्रोच, ये हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो इसी को आगे समझते हैं। यस, स्टेप 1 यहाँ पर था आइडेंटिफाई कॉस्ट। तो कॉस्ट बेसिकली तीन प्रकार की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और संक कॉस्ट। इसी पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि फिक्स एचआर कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल एचआर कॉस्ट क्या होती है और संक कॉस्ट क्या होती है। एक सिंपल लाइन में मैं यहाँ पर आपको समझा दूं, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फिक्स मतलब होती है जो कि बदलती नहीं है प्रोडक्शन के साथ में, यानी कि अगेन ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात करूं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, उस फैक्ट्री का रेंट हो गया। ठीक है, वो रेंट नहीं बदलेगा, चाहे आप 100 यूनिट प्रोडक्शन करो। मतलब एक कैपेसिटी होती है ना कि मैक्सिमम 500 यूनिट तक का प्रोडक्शन हो सकता है। इसीलिए फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक समय तक फिक्स रहती है, उसके बाद वो बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है वो जिंदगी भर फिक्स रहेगी, हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ अप टू अ सर्टेन लिमिट वो फिक्स रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला। फिर आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन के साथ में बदलती है, जैसे जैसे उत्पादन बदलेगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बदलेगी। संक कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो आप अगेन जो डूब जाएगी, जिसका कोई फायदा आपको, मतलब फायदा तो मिला था लेकिन उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। जैसे अगेन बिजली का बिल आपने भर दिया, ठीक है, 1 महीने आपने बिजली इस्तेमाल करी, बिजली का बिल आपने भर दिया, दैट्स इट, खत्म। अब अगले महीने क्या है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक में पेट्रोल पड़वाते हो, पेट्रोल पड़वाया, ठीक है, जितनी रेंज भी आपकी बाइक की है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उतने किलोमीटर आपने चला लिया, बस कंप्लीट, कहानी खत्म। ठीक है, तो अब इसी को जानते हैं यहाँ पर कि फिक्स वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है और संक कॉस्ट क्या है, चलिए समझते हैं। तो अगेन फिक्स कॉस्ट पर डिस्कशन। अगेन फिक्स एचआर कॉस्ट, फिक्स एचआर कॉस्ट आप यहां पर देख सकते हो, जैसे सैलरी और वेजेस हैं, सैलरी और वेजेस ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉइज की सैलरी, ठीक है, या वेजेस आप कह लीजिए उसको। तो एनुअलाइज्ड बेस पे फॉर परमानेंट फुल टाइम एचआर स्टाफ, जो हमारे पास फुल टाइम एचआर स्टाफ है, जो अगेन बेस पे है, वो सारा फिक्स एचआर कॉस्ट कहते हैं कि यानी कि इतना पैसा तो जाना ही जाना है। देन एचआर अगेन आप जानते हो सॉफ्टवेयर और सब्सक्रिप्शन, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की एक कॉस्ट को पे करनी पड़ती है। जो भी कंपनी जिससे आप ये टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन का रेंटल वगैरह सब पे करना होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन आपको पे करने पड़ते हैं, ये आपके लिए फिक्स कॉस्ट होती है। देन ऑफिस स्पेस और इक्विपमेंट,
जहां पर आपने अपना ऑफिस ले रखा है उस स्पेस का रेंट वगैरह, जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो रेंट पर उसका भी किराया आपको देना होगा। तो फिजिकल एसेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स डेडिकेटेड टू द एचआर डिपार्टमेंट, तो ये फिक्स कॉस्ट होगी। देन कंप्लायंस एंड लीगल, कंप्लायंस फॉर लीगल्स का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड फ्लैट रिटेनर्स फॉर लीगल काउंसिल एंड मैंडेटरी ऑनगोइंग कंप्लायंस। कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए आपने एक बंदा रखा होगा जिसे लीगल काउंसिल कहते हैं, उस लीगल काउंसिल की कॉस्ट को भी हम फिक्स एचआर कॉस्ट में रखते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके लिए फिक्स एचआर कॉस्ट यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट होता है, समझिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये जितनी भी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, ये फ्लक्चुएट करती है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्केलिंग। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्केल करेगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तो एक कॉस्ट बढ़ेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर डाउन जाएगी तो एक कॉस्ट डाउन जाएगी। जैसे कहा जाता है अगर प्रोडक्शन नहीं है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये कहा जाता है अगर किसी प्रकार का प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं है तो कॉस्ट जीरो होगी। हालांकि वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के बिना जो काम आप करने जा रहे हो वो संभव नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, आप बाइक तो खरीद लाए, आप कार तो खरीद लाए, आपने लाखों रुपए बाइक या कार खरीदने में खर्च कर दिए, लेकिन वाकई में अगर उसको चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, फ्यूल। फ्यूल की कॉस्ट है तो वेरिएबल, बाइक चलाओगे तो इस्तेमाल होगी, बाइक नहीं चलाओगे तो क्या फ्यूल लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन सर्विस वगैरह आपको करानी है, मेंटेनेंस आपको करानी है, ठीक है, वो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी ही होगी, रखे रहोगे तो भी वो कॉस्ट आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि बिना वेरिएबल कॉस्ट के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सेम एज यहाँ पर वेरिएबल एचआर कॉस्ट क्या है, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के स्केलिंग के बिहाफ पर बदलती रहती है, जैसा बिजनेस डिमांड करता है वैसे बदलती है। हायरिंग वॉल्यूम, क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक समय होता है, एक पूरे साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का समय नहीं होता है। किसी समय ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड ज्यादा होता है, किसी समय ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड कम होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा इंप्लॉइज हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, देन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कुछ पे करना पड़ता है, वो सब वेरिएबल कॉस्ट में आता है। जैसे बेनिफिट्स एंड टैक्सेस की बात करें तो पेरोल पे जो टैक्स लगता है, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम दिए जाते हैं, और रिटायरमेंट मैचिंग दैट इंक्रीज डायरेक्टली विद हेड काउंट एंड पेरोल साइज। हेड काउंट का मतलब होता है जितने लोग होंगे जितना पेरोल साइज होगा, ठीक है, उतना यहाँ पर पेरोल टैक्सेस होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम्स होंगे और रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, जो रिटायरमेंट मैचिंग है वो यहाँ पर होगा। देन रिक्रूटमेंट एट हायरिंग कॉस्ट, जितना ज्यादा आप रिक्रूटमेंट करोगे, हायरिंग करोगे, उतनी रिक्रूटमेंट और हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। जितना कम रिक्रूटमेंट होगा उतनी कम कॉस्ट होगी। ठीक है, जैसे कॉस्ट टाइड टू टर्नओवर, जॉब बोर्ड पोस्टिंग, इंटरव्यू एक्सपेंसेस, बैकग्राउंड चेक्स, एजेंसी फीस। ठीक है, देन कंटिजेंट लेबर, कंटिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक से जिस लेबर की आवश्यकता आपको पड़े। फॉर टेम्परेरी और फ्रीलांस स्टाफ यूज टू हैंडल स्पाइक्स इन बिजनेस एक्टिविटीज, जब व्यवसाय की एक्टिविटीज जो होती है ना, क्रियाएं, उन एक्टिविटीज में अगर स्पाइक होता है यानी कि कोई बढ़त होती है, तो हम उसे को कंटिजेंट लेबर, यानी कि जब व्यवसाय बढ़ेगा आगे, अचानक से आपको ज्यादा की आवश्यकता होगी तो कंटिजेंट हायरिंग आपको करनी पड़ेगी। कंटिजेंट शब्द इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन ओवर टाइम एंड बोनसेस, अब ज्यादा काम होगा तो ज्यादा ओवर टाइम लेना पड़ेगा लोगों से, ज्यादा ओवर टाइम लेना पड़ेगा तो आपको ओवर टाइम का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन, ठीक है, सेल्स कमीशन और ओवर टाइम पे, ये सब वेरिएबल होता है, क्योंकि ये बढ़ता घटता रहेगा। जैसे भी एक्टिविटीज बढ़ेंगी घटेंगी, उसी हिसाब से ओवर टाइम और बोनसेस बढ़ते घटते रहेंगे। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी आप जानते हो, T&D। तो एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग कॉस्ट, जितना रिक्रूटमेंट और हायरिंग, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट सीधे रिलेट हो जाती है रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग से। अगर रिक्रूटमेंट और हायरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी तो याद रखिएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, T&D की कॉस्ट तो बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, सेमिनार्स आपके बढ़ जाएंगे, और अपस्किलिंग प्रोग्राम, यानी कि स्किल्स को अपग्रेड करने के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी भी कॉस्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं, समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर संक कॉस्ट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट डूब जाती है। तो इन एचआर, अगर एचआर के बिहाफ पे बात करें, क्योंकि उसी के बिहाफ पे सारी बातें हो रही हैं, संक कॉस्ट आर पास्ट इन्वेस्टमेंट। संक कॉस्ट जो होता है वो पास्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, पास्ट इन्वेस्टमेंट।
सच एज रिक्रूटमेंट फीस, ठीक है, रिक्रूटमेंट फीस, बोर्डिंग टाइम और ट्रेनिंग दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि संक कॉस्ट को हिंदी में डूबत लागत कहते हैं, यानी कि ऐसी कॉस्ट जो रिकवर नहीं की जा सकती, जो डूब गई है। डूब गई मतलब खत्म हो गई। तो सिंपल सी बात है, संक कॉस्ट पास्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे, जैसे रिक्रूटमेंट के लिए जो फी पे करनी पड़ी है, ऑन बोर्डिंग टाइम है, ठीक है, और ट्रेनिंग पर जो भी आपको खर्च करना पड़ा है वो रिकवर नहीं किया जा सकता। द संक कॉस्ट falsely occurs when leaders retain underperforming employees, ठीक है, और outdated process simplify to justify these initial expenses, ultimately causing deeper financial losses। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगेन आपने किसी एम्प्लॉय पर ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया है, एम्प्लॉय को आप बेटर ट्रेन नहीं कर पाए, एम्प्लॉय पर ट्रेनिंग पर पैसा आपने खर्च किया, उसके बाद भी एम्प्लॉय आपके काम का नहीं है, उतना काम का नहीं, काम का एम्प्लॉय होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन में समझिए आप क्या करते हैं, उस कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि यार इस व्यक्ति को हायर करने में कॉस्ट वगैरह लगी है, एटलीस्ट कम से कम वो कॉस्ट तो निकल जाए। ये इस चक्कर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को डीपर लॉस होता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को रिटेन कर रहे हो जो व्यक्ति आपके लिए एसेट नहीं है, लायबिलिटीज है। तो दैट्स वाई इस प्रकार की कॉस्ट भी क्या है, कहते हैं हम इसको संक कॉस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब संक कॉस्ट होती है, यानी कि डूबत लागत, ठीक है, डूबत लागत। देन अब यहां पर स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 यहां पर आता है आइडेंटिफाई बेनिफिट्स। बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना, किसको आइडेंटिफाई करना, बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना। तो बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बात करें यहां पर, तो रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, और बेटर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये दूसरी बात यहां पर है, ठीक है। समझिएगा बहुत अच्छे से, पहला क्या है, रेवेन्यू इंक्रीज, क्योंकि रेवेन्यू जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा यहां पर आता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, आपको प्रोडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। ये बेनिफिट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। देन बेटर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय बेटर तरीके से परफॉर्मेंस दे सके अपनी, ठीक है। देन अब यहाँ बात आती है कैलकुलेट आरओआई। आरओआई एक तरीके से, ठीक है, रेशियो है, फाइनेंशियल रेशियो। किस तरीके से आरओआई कैलकुलेट होता है उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर आरओआई का मतलब है यहाँ पर बेनिफिट्स डिवाइड करेंगे कॉस्ट के साथ में, ठीक है, यही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक एम्प्लॉय पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है उससे, और कितनी कॉस्ट उस पर आ रही है। सिंपल सी बात है, मुझ पर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ खर्च किया होगा, तो क्या मेरी कॉस्ट आ रही है और क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन को दे पा रहा हूं। अगर बेनिफिट ज्यादा होंगे मेरी कॉस्ट से, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे काम सुबह शाम तक करते होंगे, आपकी एक कॉस्ट है, आपको जो सैलरी वगैरह मिल रही है कंपनी से, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं आपको मिल रही हैं, खासकर यहाँ पर फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो पैसा आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फिर आपके द्वारा कितने बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिए जा रहे हैं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। तो हायर आरओआई इंडिकेट्स इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर प्रोग्राम। अगर हमारा आरओआई जितना ज्यादा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा, वो हमारे एचआर प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल से क्या है, नेट रेवेन्यू अपॉन सैलरीज एंड बेनिफिट कॉस्ट, यानी कि कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया और सैलरी और बेनिफिट जो आपको दिए जा रहे हैं क्या उसकी कॉस्ट है यहाँ पर। तो दैट्स वाई ये नेट रेवेन्यू का मतलब ही बेनिफिट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आरओआई का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो रिटर्न ऑन ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर किया जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, यानी कि हम और आप लोग। देन एग्जाम्पल, इफ ट्रेनिंग इंप्रूव्स प्रोडक्शन, अगर ट्रेनिंग ने प्रोडक्शन को इंप्रूव किया हो, कंपेयर द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड विद द ट्रेनिंग कॉस्ट। अगर ट्रेनिंग के द्वारा, यानी कि अगेन कुछ व्यक्ति को ट्रेंड किया गया, ठीक है, जिसको ट्रेंड करने के कारण प्रोडक्शन हमारा इंप्रूव हुआ है, तो कितना प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है और ट्रेनिंग पर कितना खर्चा आया है। तो ट्रेनिंग पर अगर खर्चा कम आया है और रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो ये बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज क्या बेनिफिशियल होगा। पता चला ट्रेनिंग पे ज्यादा पैसा आपने खर्च कर डाला लेकिन रेवेन्यू आपका बेटर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को देखना पड़ेगा, इसी को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज अगेन चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पर।
जस्ट अ मिनट। एचआर स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट सिस्टम, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो स्ट्रेटेजिक शब्द यहाँ पर हर जगह लगा हुआ है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है यहाँ पर रणनीतिक। रणनीतिक यानी कि इस तरीके से काम करना जिसमें हमें हर हाल में विन विन मिल सके। तो यहाँ पर एचआर स्कोर कार्ड की बात आती है। एचआर स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आप जानते हो, जैसे अगेन आपके भी यहाँ पर मैं बात करूं, सिविल का स्कोर, आप सिविल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। सिविल का स्कोर क्या दर्शाता है? सिविल का स्कोर कार्ड आपकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है कि जो लोन वगैरह आपने ले रखे हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं, यानी कि किस तरीके से आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। स्कोर कार्ड से सारी चीजें पता चल जाती है ना। तो एचआर का भी स्कोर कार्ड होता है। एक गेन स्कोर कार्ड एक प्रकार का टूल होता है जो मेजर करता है एचआर के कंट्रीब्यूशन को बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ में, यानी कि एचआर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, अगेन एचआर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? बिजनेस के परफॉर्मेंस में, व्यवसाय के प्रदर्शन में, तो उसको मेजर करता है जो टूल, उसे हम एचआर स्कोर कार्ड के नाम से जानते हैं। क्या क्या मेजर करता है ये टूल, समझ लीजिएगा। यहाँ पर एचआर डिलीवरेबल्स, एचआर क्या क्या डिलीवर कर रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज एचआर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है, जितने इंप्लॉइज हैं उनका प्रदर्शन कैसा है, एचआर की कॉस्ट क्या है, एचआर की इफेक्टिवनेस क्या है, और बिजनेस रिजल्ट्स क्या है। इन सबको मेजर करता है, इन सबको मापने का काम किसका है यहाँ पर? एचआर स्कोर कार्ड। कॉमन जो एचआर मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स का मतलब जैसे बताया ना, आपकी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को जानने का जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिबिल स्कोर कार्ड। सेम एज एचआर मैट्रिक्स क्या है? तो कॉस्ट पर हायर, एक व्यक्ति को हायर करने में कितनी लागत आती है उसकी बात है। देन ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय, हायरिंग का मतलब रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू कॉस्ट की बात हो गई। फिर बात आती है उसको ट्रेंड करने में आप कितना पैसा खर्च करें, तो ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय पर ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है। देन एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या है, जैसे गेन टर्नओवर का मतलब आप स्टॉक टर्नओवर होता है ना, ठीक है, कितने समय में वो टर्नओवर, यानी कि जो कॉस्ट उसके ऊपर खर्च हो रही है वो कॉस्ट वो निकाल देता है, तो एम्प्लॉय टर्नओवर की बात होती है। फिर एचआर कॉस्ट पर एम्प्लॉय, एक एचआर की कॉस्ट क्या है पर एम्प्लॉय पर, ठीक है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया, एचआर कॉस्ट, यानी कि ये सब मैट्रिक्स हैं। इन सब के द्वारा आप ये स्कोर्स का पता लगा सकते हो। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब जिनके माध्यम से, ये वो टूल्स हैं, ठीक है, ये वो माध्यम है जिनसे आप इन सबको मेजर कर सकते हो। और स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया क्या है, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। देन अब नीड फॉर अ डिस्टिंक्टिव एचआर स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, जो कि है 6.4, ठीक है। अब अगेन एक बहुत शानदार जो स्ट्रेटजी होगी, अ गुड एचआर स्ट्रेटजी, जो गुड एचआर स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी? अलाइन पीपल विद बिजनेस गोल्स, बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन होनी चाहिए। आपको मैंने बताया था हर एक काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दो प्रकार के गोल बताए थे, पर्सनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पर्सनल गोल्स आपको अलग रखने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपको सबसे पहले सामने रखने पड़ते हैं। तो अगेन जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हो एक बिजनेस को बेटर करने के लिए, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, वो स्ट्रेटेजी जो है आपके बिजनेस गोल्स के साथ अलाइंड होनी चाहिए। देन क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने आपको बताया था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि अगर आपके पास बेटर इंप्लॉइज हैं, आपके पास ज्यादा ट्रेंड इंप्लॉइज हैं, ठीक है, आपके इंप्लॉइज आपके लिए बेटर काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये, दूसरे के कंपैरिजन में आप प्लस में है। देन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। एक एचआर जो गुड स्ट्रेटेजी होगी उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि जो प्रोडक्शन यानी कि जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके, वही तो बेटर होगी ना, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ सके। देन सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, एचआर स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ यानी कि अगेन संगठन के विकास के लिए आवश्यक भूमिका को निभाए यहाँ पर। देन अट्रैक्ट्स और रिटेन टैलेंट, ये बहुत बड़ी बात होती है, हमेशा याद रखिएगा, टैलेंट जो होता है उसको रिटेन करना ये भी एक सबसे बड़ा काम होता है। आजकल अगर मैं बात करूं सिर्फ टैलेंट की बात यहाँ पर नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप मैनेजर्स भी रखे जाते हैं अब, पहले रिलेशनशिप मैनेजर नाम का कोई पोस्ट नहीं होता था। रिलेशनशिप मैनेजर का काम क्या है? सिर्फ इतना ही काम है, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को 100% सेटिस्फाई करके रखना, जिससे वो रिटेन रह सके, आपके साथ जुड़े रह सके। क्योंकि अगर देखो नए तो आप अट्रैक्ट करोगे ही एम्प्लॉइज को, मतलब नए जो पर्सन हैं, नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो अट्रैक्ट करोगे ही, लेकिन पुराने अगर आपके साथ में जुड़े हुए हैं तो सबसे अच्छी बात है वो छोड़ के आपको नहीं जाने चाहिए।
तो अट्रैक्ट और रिटेन टैलेंट, कि लोग आपके सामने अट्रैक्ट हो सके, आ सके आपके साथ में, और जो पुराने हैं उनको भी आप रिटेन कर सको। तो ये सब एक गुड एचआर स्ट्रेटेजी में होना चाहिए। अगर ये सब है तो इसी को हम गुड एचआर स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं यहां पर। ठीक है, देन आगे समझिएगा यहां पर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और एचआर स्ट्रेटेजी, दो की बात करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी यानी कि कंपनी की हो गई, एचआर की स्ट्रेटेजी एचआर डिपार्टमेंट की हो गई। लेकिन अब इसके बीच में रिलेशंस क्या है, रिलेशन समझिएगा। तो एचआर सपोर्ट्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी थ्रू, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को किस तरीके से सपोर्ट करेगा, टैलेंट को मैनेज करके, जो टैलेंट उसने रिक्रूट किया है उस टैलेंट को मैनेज करके। ठीक है, देन लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना, ठीक है, जिससे हर कोई इनिशिएटिव ले सके, तो लीडरशिप डेवलपमेंट। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रदर्शन बेहतर हो सके तो प्रदर्शन का प्रबंधन करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट, अगर किसी प्रकार का कोई चेंज है तो चेंज मैनेजमेंट। तो एचआर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि ये टैलेंट भी मैनेज हो सके, लीडरशिप भी डेवलप हो सके, परफॉर्मेंस भी मैनेज हो सके, और अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार का कोई चेंज कर रहा है तो चेंज एचआर रिलेट कर सके। ठीक है, अब स्पेशल रोल आता है यहाँ पर मर्जर्स और एक्विजिशन में। मर्जर आप जानते हो, जब दो कंपनी एक साथ मिल जाती है मर्जर हो जाता है। एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती। अब क्या होता है, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक साथ अगर मर्ज हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के एम्प्लॉय एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, दोनों का हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन उस कल्चर को मर्ज करना पड़ेगा। सेम एज एक्विजिशन है, दूसरी कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो, वहां के बंदे भी आपके साथ में जुड़ रहे हैं, वहां का कल्चर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें एचआर बहुत ज्यादा अपना एक रोल प्ले करते हैं। वो रोल क्या है, एचआर हेल्प करता है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इंटीग्रेट करना, एक साथ में इकट्ठा करना, कल्चर और सिस्टम आफ्टर मर्जर्स, इन सबको इंटीग्रेट करने का काम, चाहे वो एम्प्लॉय को इंटीग्रेट करना हो एक साथ में, चाहे कल्चर चाहे सिस्टम्स, ये होता है आफ्टर मर्जर। तो इसमें स्पेशल रोल होता है किसका, एचआर का। देन अब आगे बात आती है यहाँ पर इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान का मतलब क्या है यहाँ पर, अ पर्सनल डेवलपमेंट रोड मैप प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय एन एम्प्लॉय एंड मैनेजर। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान है ना, तो ये ओवरऑल टीम को लेकर के नहीं है, ये एक व्यक्ति को लेकर के है। तो ये किसके प्रिपेयर किया जाएगा इसका रोड मैप, ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान भी बोलते हैं। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित है। तो पर्सनल डेवलपमेंट रोड मैप प्रिपेयर किया जाएगा एम्प्लॉय और उसके मैनेजर के द्वारा। हर एक एम्प्लॉय इंडिविजुअल तरीके से इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान भी आपको देता है कि किस तरीके से आप इंडिविजुअली डेवलप हो सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, जिससे, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी उतना ही ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होंगे, और जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपसे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएगी। देन सेट कैरियर गोल्स, आपके कैरियर गोल्स को सेट करना, आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। वैसे तो एक एनालिसिस होता है जिसे हम लोग SWOT एनालिसिस के नाम से जानते हैं। SWOT यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी परफॉर्मेंस को। ये जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान है इसका उद्देश्य क्या है, आपकी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अपने आप क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और एनहांस जॉब सेटिस्फैक्शन, ये बहुत जरूरी होता है। एचआर आपसे समय पर डिस्कशन करता रहता है, बात करता रहता है, क्योंकि जब तक आप अपनी जॉब से खुश नहीं है तब तक फिर बेटर काम नहीं चल पाएगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहां पर आपका खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका खुश होना, आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को मदद करता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप बेटर तरीके से काम कर पाओगे, बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो नहीं दे पाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल में जाएगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन से तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या मतलब होता है, मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, देन आगे समझते हैं यहाँ पर। अब क्रिएट बिजनेस वैल्यू थ्रू एचआर स्ट्रेटेजी, बिजनेस वैल्यू को क्रिएट करना एचआर स्ट्रेटेजी, तो इसको हम डिलाइट एचआर स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स का एक पूरा स्ट्रेटेजी रोड मैप है
इसको यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली 3 फेज है इसमें। डिफाइन ह्यूमन कैपिटल वैल्यू, ये फेज आप देख रहे होंगे यहाँ पर। पहला फेज होता है डिफाइन ह्यूमन कैपिटल वैल्यू। दूसरा फेज है अलाइन एचआर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तीसरा यहाँ पर आता है डिलीवर वैल्यू। हर एक में कुछ कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन स्टेप्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। जैसे डिफाइन ह्यूमन कैपिटल में दे रखा है अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रेटेजी, व्यवसाय की रणनीति क्या होगी उसको समझना। देन डिफाइन कर स्ट्रेटेजी, ये 2 चीजें आती हैं तभी आप ह्यूमन कैपिटल वैल्यू को डिफाइन कर पाएंगे। तीसरा आता है एचआर प्रोडक्ट और सर्विसेज को अलाइन करना। ठीक है, एचआर के क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसके साथ में अलाइन करना। तो सेगमेंट एचआर कस्टमर, ठीक है। देन प्रियोरिटाइज एचआर इन्वेस्टमेंट, फिर आता है डिजाइन एचआर सर्विसेज, फिर आते हैं यहाँ पर वैल्यू को डिलीवर करना कैसे। तो इंश्योर राइट एचआर सर्विस डिलीवरी मॉडल, ठीक है, राइट एचआर सर्विस डिलीवरी मॉडल होना चाहिए। एस्टेब्लिश करना चाहिए राइट एचआर कैपेबिलिटीज को। इंप्रूव करना है एचआर ऑपरेशनल एक्सेलेंस को कॉन्टिन्यूसली। और बिल्ड करना है एचआर ब्रांड, ह्यूमन रिसोर्स ब्रांड को बिल्ड करना है। देन मेजर करना है इम्पैक्ट ऑफ एचआर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, चीजों को समझ यहाँ पर डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। 1 बाय 1 इसको हम समझते हैं। तो क्रिएटिंग बिजनेस वैल्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हाँ, यस, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला है फेज 1। फेज 1 में डिफाइन ह्यूमन कैपिटल वैल्यू, तो क्या करना है, ठीक है, ये आप, हाँ सॉरी, इसको डिटेल में समझने के लिए आगे आते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा किस तरीके से इसको जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन ह्यूमन कैपिटल वैल्यू में पहला जो अगेन फेज 1 है वो है डिफाइन ह्यूमन कैपिटल वैल्यू। ये डिलॉयट फ्रेमवर्क है, ध्यान रखिएगा, डिलॉयट फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अगेन पहला है अंडरस्टैंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, व्यवसाय की रणनीति को समझना। जैसे नो द कंपनी गोल्स एंड फ्यूचर प्लान, कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी का उद्देश्य, ठीक है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी पॉलिसीज अलाइंड होंगी। देन एग्जांपल, अ बैंक वांट्स टू बिकम अ लीडर इन डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, अगेन एग्जांपल के तौर पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए एक बैंक है जो लीडर बनना चाहता है किसमें, डिजिटल बैंकिंग में। तो उसका प्लान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने कस्टमर्स को, ठीक है, जिससे वो डिजिटल बैंकिंग में क्या बन सके, लीडर बन सके। देन दूसरा यहाँ पर है डिफाइन एचआर स्ट्रेटेजी। एचआर स्ट्रेटेजी को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो क्रिएट एन एचआर प्लान दैट सपोर्ट बिजनेस गोल्स, एक इस प्रकार के एचआर प्लान को आपको क्या करना है, क्रिएट करना है जो बिजनेस गोल्स को सपोर्ट कर सके। जैसे एग्जांपल क्या है, एचआर प्लान्स टू हायर आईटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि उद्देश्य क्या है, डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ना। तो डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर ज्यादातर आपको हायर करने पड़ेंगे आईटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको हायर करना पड़ेगा। और ट्रेन करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को रिलेटेड टू डिजिटल बैंकिंग, कि डिजिटल बैंकिंग में हर एक एम्प्लॉय यहाँ पर ट्रेंड हो सके, समझ सके चीजों को। फेज 2 पर यहाँ पर आता है जो एचआर के प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको अलाइन करना। तो इसमें पहले आता है सेगमेंट एचआर कस्टमर। सेगमेंट एचआर कस्टमर का मतलब है आपको आइडेंटिफाई करना होता है डिफरेंट एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड देयर नीड्स, ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉय के ग्रुप्स को और उनकी जरूरतों को। ठीक है, जैसे एग्जांपल सेपरेट प्रोग्राम फॉर फ्रेशर्स, मैनेजर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि हर एक का स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। आप एक ही प्रोग्राम फ्रेशर, मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है। ठीक है, सबका रोल अलग अलग है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे जैसे रोल है यहाँ पर, वैसे वैसे उसके हिसाब से डिसाइड करना। देन प्रियोरिटाइज करना है एचआर इन्वेस्टमेंट को, एचआर इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, जैसे स्पेंड एचआर बजट वेयर इट क्रिएट्स द हाईएस्ट वैल्यू, अगर हाईएस्ट वैल्यू जहां पर एचआर क्रिएट कर रहा है तो अगेन एचआर के बजट पर फोकस करना है। जैसे एग्जांपल, इन्वेस्ट मोर इन साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग रादर देन जनरल वर्कशॉप, क्योंकि अगेन गोल ध्यान रखिएगा, गोल क्या है, डिजिटल बैंकिंग में लीडर बनना है। तो किस पे फोकस करना होगा, ज्यादातर निवेश करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पर, क्योंकि अब जब डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ोगे तो किस बात का रिस्क है, साइबर सिक्योरिटी का, अगेन साइबर फ्रॉड का रिस्क है। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रादर देन जनरल वर्कशॉप, जनरल वर्कशॉप पे कम खर्च करना पड़ेगा आपको। देन आगे समझिएगा यहाँ पर,
डिजाइन एचआर सर्विसेज फेज 2 में ही आता है। एचआर सर्विसेज को डिजाइन करना यानी कि इस प्रकार के एचआर प्रोग्राम्स को डेवलप करना जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट कर सके। जैसे इंट्रोड्यूस करना है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड। ठीक है, जैसे ही जो प्रदर्शन करेगा उसके बिहाफ पर उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना है। तीसरा यहाँ पर फेज 3 आता है। फेज 3.6 से स्टार्ट हो जाता है। फेज 3 में बात करते हैं डिलीवर वैल्यू को डिलीवर करना है। ठीक है, मूल्य को। ठीक है, जोगिन यहाँ पर वैल्यू का मतलब है बेटर सर्विसेज। इंश्योर राइट एचआर सर्विस डिलीवरी मॉडल। तो आपको डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ना है तो क्या करना है, एक एचआर सर्विस डिलीवरी मॉडल, यहाँ पर इसी को एचआर डिलीवरेबल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करना है एचआर सर्विसेज एफिशिएंटली। जितनी भी एचआर सर्विसेज उनको एफिशिएंटली आपको प्रोवाइड करना है। एग्जांपल जैसे यूज एन एचआर पोर्टल फॉर लीव एप्लीकेशन एंड पेरोल सर्विसेज। पेरोल सर्विसेज और लीव एप्लीकेशन के लिए एचआर पोर्टल को, ठीक है, आपको इस्तेमाल करना है। ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को डिलीवर करने का काम कर रहा है। देन बिल्ड एचआर कैपेबिलिटीज, क्षमताओं को और बढ़ाना, क्षमताओं का निर्माण करना, आपकी कैपेबिलिटीज को इनहांस करना। तो डेवलप एचआर टीम स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, क्योंकि टीम एक साथ अगर मिलकर के बेटर काम करेगी और टीम का कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ पाएगी, बेटर काम कर पाएगी। तो डेवलप एचआर टीम स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, एचआर की टीम स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, ट्रेन एचआर स्टाफ इन एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। गोल के अकॉर्डिंग ही सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर। देन इंप्रूव एचआर ऑपरेशनल एक्सीलेंस, एचआर का जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस है उसको इंप्रूव करना। मेक एचआर प्रोसेसेस फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, एचआर प्रोसेस को फास्ट बनाना है आपको और मोर एफिशिएंट बनाना है। यहाँ पर एग्जांपल, ऑटोमेट रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ऑटोमेट का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिक, एक तरीके से रोबोटिक प्रोसेस, हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेट रिक्रूट और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आना, इसको होता है ऑनबोर्डिंग। ठीक है, देन आगे समझिएगा यहाँ पर। फिर आती है बात बिल्ड एचआर ब्रांड, ह्यूमन रिसोर्स ब्रांड बिल्डअप करना। तो ब्रांड का मतलब ये होता है एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप करना है। ठीक है, एचआर की इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। जैसे अगेन, एम्प्लॉइज व्यूज एचआर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड करियर पार्टनर। एम्प्लॉय का जो व्यू होना चाहिए एचआर के बिहाफ पर वो क्या है कि एचआर से कोई प्रॉब्लम कहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो एचआर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर काम करेगा और कैरियर पार्टनर के तरीके से, यानी कि आपके कैरियर को ग्रो करने में मदद कर रहा है, तो क्या हो गया, कैरियर पार्टनर। ठीक है, देन मेजर एचआर इम्पैक्ट, एचआर इम्पैक्ट को मेजर करना है। कैसे, ट्रैक वेदर एचआर इनिशिएटिव्स आर डिलीवरिंग रिजल्ट। एचआर के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं एचआर के लिए, देन मेजर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, रिटेंशन रेट एंड ट्रेनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगेन अगेन जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, मेजर करना एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एम्प्लॉय की उत्पादकता जो है वो बनी रहे। देन रिटेंशन रेट बेटर हो सके, और ट्रेनिंग आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ट्रेन करना है आपको। ठीक है, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बेटर करना है आपको। ठीक है, तो ये एचआर का इम्पैक्ट है, एचआर क्या प्रभाव डाल रहा है उसको मेजर करना। तो एचआर इनिशिएटिव्स जो भी एचआर के द्वारा काम किए जा रहे हैं, क्या वो रिजल्ट को डिलीवर कर पा रहे हैं, इस पर मेन फोकस करना है। तो यही है मेजर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर करना, रिटेंशन रेट और ट्रेनिंग आरओआई, इस पर फोकस करना। ठीक है, देन आगे बात करते हैं यहाँ पर, लिवरेजिंग टेक सेवी एंड हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज फॉर बिजनेस वैल्यू क्रिएशन। समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, लिवरेजिंग टेक सेवी,
ठीक है। टेक सेवी यानी कि जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानता हो। टेक सेवी शब्द उसके लिए आता है जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा रूबरू हो जाता है। जैसे आजकल का जो यंग जो यूथ है वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा रूबरू है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को अच्छे समझता है, टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे पहले क्या होता था, बैंकों में ही जो पुराने लोग काम कर रहे थे, एक तरीके से जब नया मॉडल आया पूरा सीबीएस कंप्यूटर के द्वारा, तो कंप्यूटर फ्रेंडली उतना नहीं बन पाए। तो क्या हो पाता था, जब उतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे तो बड़ा धीरे धीरे काम होता था, स्पीड उतनी बेटर नहीं आ पाती थी क्योंकि उनको उतना स्पीड से काम करना नहीं आता था। तो यहाँ पर यही हम बात करेंगे कि टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डिजिटल एंड कॉम्पिटिटिव। आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हाईली डिजिटल है, कॉम्पिटिटिव है। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड एम्प्लॉइज हु आर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो टेक सेवी हो, ठीक है, वेल एजुकेटेड हो, एडाप्टेबल टू चेंज, जो चेंज को अडाप्ट कर सके, और स्किल्ड इन डिजिटल टूल्स एंड एनालिटिक्स, जो डिजिटल टूल्स में महारत हासिल करके रखे हों, ठीक है, और एनालिसिस, एनालिटिक्स का मतलब होता है उसका एनालिसिस। तो व्हाई आर न्यू जनरेशन एम्प्लॉइज इंपॉर्टेंट, न्यू जनरेशन के एम्प्लॉइज इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इनका काम क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी स्किल्स को लेकर के आना, न्यू टेक्नोलॉजी स्किल्स को लेकर के आना, ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी। देन ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेट, इनोवेट का मतलब होता है नया करना, तो इनोवेट फास्टर, क्योंकि अगेन ये इस पर फोकस करते रहते हैं। इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू डिजिटल सोल्यूशन, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर करना किस माध्यम से, डिजिटल सोल्यूशन, क्योंकि टेक सेवी है। देन सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन को सपोर्ट करना। देन इंक्रीज करना है बिजनेस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, व्यवसाय की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके, और कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि अगेन आपका जो प्रतिस्पर्धा है बाजार में वो भी इंप्रूव हो सके। ठीक है, दैट्स वाई जो न्यू जनरेशन एम्प्लॉइज हैं वो इंपॉर्टेंट है। देन बैंकिंग सेक्टर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, बैंकिंग सेक्टर एम्प्लॉइज, एन एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज रिटायर बैंक मस्ट। ठीक है, अगेन एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो बैंक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स, और ऐसा ही हुआ है, जब एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं तो यही किया गया, अट्रैक्ट किया गया टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स को। ठीक है, सुटेबल रोल्स में उनको प्लेस किया गया, यूटिलाइज किया गया इनकी आईटी और एनालिटिकल स्किल्स, इवन आईटी ऑफिसर की जॉब्स अलग से भी निकाली गई। देन अलाइन एचआर पॉलिसीज विद बिजनेस गोल्स, एचआर की पॉलिसीज को बिजनेस गोल्स के साथ में अलाइन करना। जैसे यहाँ पर की मैसेज क्या है, राइट टैलेंट, राइट टेक्नोलॉजी और राइट जॉब, ये क्या करेगा, बिजनेस वैल्यू को, ठीक है, बढ़ाने का काम करेगा, हायर बिजनेस वैल्यू, राइट टैलेंट, राइट टेक्नोलॉजी और राइट जॉब। ठीक है, देन आगे समझते हैं यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस। अब फैक्टर एनालिसिस होता क्या है एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फैक्टर एनालिसिस क्या होता है। तो फैक्टर एनालिसिस क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, यानी कि सांख्यिकीय तकनीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा यूज टू ग्रुप सिमिलर वेरिएबल्स, यानी कि एक तरीके के जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको एक जगह ग्रुपिंग करना इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको ग्रुप करना है सिमिलर वेरिएबल्स को स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर्स में। जैसे सिंपल एग्जांपल, सपोज एन एचआर सर्वे कंटेन्स 20 क्वेश्चन, एक एचआर का जो सर्वे है वहां पर 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, किस पर, लीडरशिप पर, कम्युनिकेशन पर, टीम वर्क पर, मोटिवेशन पर, इस पर इन चारों को मिला करके 20 क्वेश्चन। फैक्टर एनालिसिस में ग्रुप इनटू एनालिसिस है, वो इन 20 क्वेश्चंस के बिहाफ पर क्या कर देगा, कुछ स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स में ग्रुप कर देगा, जैसे लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, सॉरी, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग 20 क्वेश्चन सेपरेटली, हर एक क्वेश्चन को आप सेपरेटली एनालाइज करो, एचआर स्टडी करेगा सिर्फ 3 फैक्टर्स को, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और एम्प्लॉय मोटिवेशन। बात समझ में आई कि नहीं, जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनको एक जगह लेकर के आ जाना, एक फैक्टर में लेकर के आ जाना। जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करना है, ठीक है, लेकिन 20 क्वेश्चन को सेपरेटली आपको एनालाइज करना है। लीडरशिप स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया यहाँ पर, ठीक है, और एम्प्लॉय मोटिवेशन हो गया, एम्प्लॉय मोटिवेशन।
ठीक है। समझाते हुए चल रहा हूं बहुत अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो प्लीज बता दीजिएगा मुझे। अब टाइप ऑफ फैक्टर एनालिसिस देखिएगा तीन प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, ईएफए, सीएफए और एसईएम। ठीक है, सीएफए है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, देन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। तीनों के बारे में समझ लेते हैं। फाइंड्स हिडन फैक्टर्स व्हेन नो स्ट्रक्चर इज नोन। हिडन फैक्टर्स को फाइंड करना ये एक्सप्लोरेटरी, नाम ही है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर करने का काम क्या है, हिडन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जहां पर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर सॉरी, हाँ, वेयर नो स्ट्रक्चर इज नोन, जहां पर हमें किसी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है। देन कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का मतलब होता है टेस्ट वेदर एक्सपेक्टेड फैक्टर्स एक्चुअली एग्जिस्ट, जहां पर जिस फैक्टर को आप यहां पर सोच रहे हो वो वाकई में एग्जिस्ट करता हो। और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का काम क्या होता है, एग्जामिन करना है रिलेशनशिप अमंग फैक्टर्स। जैसे ये तीन फैक्टर्स हैं, इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, अभी जो तीन फैक्टर्स की बात करी थी उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको एग्जामिन करने का काम किसका होगा, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का। तो ये तीन फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पर एनालिसिस किया जाता है। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। दिन बेनिफिट क्या होता है फैक्टर एनालिसिस का वो समझ लीजिएगा। की ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स, यानी कि फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर। उस इंपॉर्टेंट या उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर को ढूंढना, ठीक है, फाइंड करना जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जिससे एम्प्लॉय का जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है। देन रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कठिनाइयां, इनको रिड्यूस करना है। तो अगेन 20 क्वेश्चन थे ना, 20 प्रॉब्लम्स थी, इनको हमने तीन फैक्टर्स में कर लिया था, यही तो है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कठिनाइयों को सरल बनाना। तो कन्वर्ट्स मेनी वेरिएबल्स इनटू अ फ्यू मीनिंगफुल ग्रुप्स। बहुत सारे वेरिएबल्स थे, 20 क्वेश्चंस का मतलब है 20 वेरिएबल्स, जिनको हमने किस में ग्रुप किया, तीन में ग्रुप कर लिया। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, आसान हो गई। देन डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करना, ठीक है, हेल्प्स एचआर फोकस ऑन क्रिटिकल एरियाज। एचआर उन एरियाज पर फोकस कर सके जो क्रिटिकल हैं, सपोर्ट कर सके रिसर्च को। तो यूजफुल इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट स्टडीज। ठीक है, किसमें यूजफुल है, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन में और एंगेजमेंट स्टडीज में, एंगेजमेंट स्टडीज। जैसे इजी एग्जांपल अब यहाँ पर आ गया, एक सर्वे है जिसमें 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। फैक्टर एनालिसिस यहाँ पर सिर्फ 5 फैक्टर को रिवील कर देगा, जैसे पे, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, लीडरशिप, ट्रेनिंग और कैरियर ग्रोथ। सिर्फ इस 5 को फोकस कर लो। 50 क्वेश्चंस को इंडिविजुअली आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, आप ये 5 फैक्टर्स में आइडेंटिफाई कर लिया, उससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो 50 क्वेश्चंस का जो काम था आपका वो सिर्फ 5 फैक्टर्स में हो गया यहाँ पर। ठीक है, पे को 5 फैक्टर्स हमने बना दिए, पे के अकॉर्डिंग क्या क्या है, वर्क एनवायरमेंट, लीडरशिप, ट्रेनिंग और कैरियर ग्रोथ, इन्हीं में हमने डिवाइड कर लिया। एक तरीके से 10-10 क्वेश्चन समझ लीजिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, 10 हो, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, लेकिन अगेन 10-10 क्वेश्चन 5 फैक्टर्स में डिवाइड कर लिए, तो हमें यहाँ पर इनके बारे में पता चल गया। ये है फैक्टर एनालिसिस। मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स को एनालिसिस करने से बेटर है आप छोटे छोटे ग्रुप में उनको कर लीजिए और उसके बाद आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि इससे भी आपका क्या है, एचआर मैनेज हो जाएगा। अगेन अब एचआर एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस क्या है, यूज टू इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, किस किस का, रिक्रूटमेंट के इफेक्टिवनेस का, रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉयज आपने हायर किए हैं इफेक्टिवनेस, देन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये आप जानते ही हैं, ठीक है, जितने भी आपके कर्मचारी हैं किस प्रकार सेटिस्फेक्शन है, देन ट्रेनिंग की कैसी इफेक्टिवनेस है जो ट्रेनिंग दी गई है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, प्रदर्शन का जो प्रबंधन है वो, देन कंपनसेशन सिस्टम, फिर आते ही बात एम्प्लॉय एंगेजमेंट की। ये सभी एचआर के एप्लीकेशंस हैं ऑफ फैक्टर एनालिसिस।
फैक्टर एनालिसिस से आपको ये सब करने में मदद मिलेगा, ये कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा। तो ये एचआर के एप्लीकेशंस हैं फैक्टर एनालिसिस के बाद में, ठीक है। जितना बेटर फैक्टर एनालिसिस होगा उतना ये सारे काम बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो की मैसेज क्या है यहाँ पर? की मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओवरऑल को संक्षिप्त में समझने के लिए। तो फैक्टर एनालिसिस किसमें हेल्प करता है? आइडेंटिफाई, अगेन हेल्प करता है एचआर को आइडेंटिफाई द रियल रीजन बिहाइंड एम्प्लॉइज एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय का एटीट्यूड और परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, उसको बेटर आइडेंटिफाई करना, बेटर आइडेंटिफाई करना, उसकी बात हो रही है यहां पर। कनेक्टिंग स्ट्रेटेजी टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो स्ट्रेटेजी है इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मीनिंग क्या है? अ स्ट्रेटेजी बिकम्स यूजफुल। कोई भी स्ट्रेटेजी यूजफुल तभी हो सकती है जब उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे। से मतलब सिर्फ पेपर पर लिख देने से या पेपर पर पॉलिसीज बना लेने से, ठीक है, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी जब तक आप उसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा आपकी बातों को एक्शन में, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट जो आएंगे उनको मेजर करना पड़ेगा। तो एचआर हेल्प करता है इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी थ्रू, ठीक है। एचआर स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। कैसे? चाहे वो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी हो, चाहे ट्रेनिंग हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो या रिवार्ड सिस्टम हो। अब इन सबको जानते हैं, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और रिवार्ड सिस्टम है। एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? एम्प्लॉइज को लेकर के आना, यही रिक्रूटमेंट है, एक्वायर करना। तो एक्वायरिंग एम्प्लॉइज मीन्स अट्रैक्टिंग, सिलेक्टिंग एंड हायरिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम। सही समय पर सही लोगों को लेकर के आना एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज है। अब इसमें की एक्टिविटीज क्या होती हैं? एचआर प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है। ये सभी काम किसमें आएंगे? यहाँ पर एम्प्लॉइज के एक्विजिशन में। देन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है? अगेन मैट्रिक्स याद रखिएगा, जैसे आपको अभी मैट्रिक्स बताया था कि क्रेडिट वर्दीनेस के लिए मैट्रिक्स क्या है? सिविल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है? एक व्यक्ति को हायर करने में क्या कॉस्ट आ रही है, कितना समय लग रहा है, क्वालिटी फॉर हायर, गुणवत्ता क्या है, और रिक्रूटमेंट सोर्स इफेक्टिवनेस, जो रिक्रूटमेंट का सोर्स है आपका उसका कितना इफेक्टिवनेस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जो आपको एम्प्लॉइज के एक्विजिशन के समय देखनी पड़ती है, एम्प्लॉइज के एक्विजिशन के समय देखनी पड़ती है। बैंकिंग एग्जांपल, जैसे banks now conduct through background checks before joining because employees fraud risk have increased। समझिएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेक्स किया जाता है जिससे पता चल सके, ठीक है, एम्प्लॉइज जो हमारे साथ काम कर रहा है उसका बैकग्राउंड चेक करोगे तभी तो पता चल पाएगा कि अगेन कोई ऐसा फ्रॉड रिस्क टाइप का तो सिस्टम नहीं है ना, ठीक है। तो फ्रॉड रिस्क को इंक्रीज करेगा अगर आप चेक नहीं करोगे एम्प्लॉइज के बैकग्राउंड को। तो बैंक्स नाउ कंडक्ट थ्रू बैकग्राउंड चेक बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के पहले, बिकॉज एम्प्लॉइज फ्रॉड रिस्क हैव इंक्रीज। एम्प्लॉय फ्रॉड रिस्क क्या हो रहा है? अब इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई आपको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। तो की मैसेज यहां पर क्या है? सही व्यक्ति, सही जॉब, सही समय, ये होता है सक्सेसफुल टैलेंट इक्विजिशन, ठीक है। यानी कि एक टैलेंट इक्विजिशन का सफलतापूर्वक होना, सफलतापूर्वक। तो सक्सेसफुल टैलेंट इक्विजिशन। देन आगे समझिएगा यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब क्या है? तो ट्रेनिंग का मतलब है इंप्रूव स्किल्स फॉर करेंट जॉब। अभी जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, यानी कि हर एक व्यक्ति का काम अलग अलग है ना, तो जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उसकी स्किल्स को इंप्रूव करना। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब है फ्यूचर रोल्स के लिए, भविष्य में जो भूमिकाएं हैं, भविष्य की जो भूमिकाएं हैं उसके लिए एम्प्लॉयज को प्रिपेयर रखना, ठीक है। यानी कि भविष्य में आप आगे बढ़ोगे तो क्या क्या आपके साथ चैलेंजेस आएंगे, कौन कौन सी भूमिकाएं आपको निभाने का मौका मिलेगा, उसके लिए एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करना, यह है डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब क्या है? ब्रॉडेंस ओवरऑल नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। जैसे अगेन आप ही लोग इस समय जेआईबी सीआईबी कर रहे हो, तो जेआईबी सीआईबी क्यों कर रहे हो? आप अप स्किल करने के लिए कर रहे हो ना,
और अगेन जेआईबी सीआईबी के बाद आपके पास क्या होगा, नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है, नॉलेज इंक्रीज होगी, समझ गए कि नहीं। तो दैट्स वाई एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा जो, ठीक है, उनको प्रोवाइड करी जा रही है, उनको जो नॉलेज दी जा रही है। तो ब्रॉडेंस ओवरऑल नॉलेज को ब्रॉडेन करना, ठीक है, और पर्सनालिटी को ब्रॉडेन करना। देन आगे समझिएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अगेन ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना। आप देखते रहते हो ट्रेनिंग एक एंडलेस प्रोसेस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती रहती है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रेनिंग नीड्स को, प्रिपेयर करना है ट्रेनिंग का क्या प्लान होगा, ठीक है, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना है किस किस को ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो देनी पड़ेगी, देन कंडक्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को इवेलुएट करना है। ट्रेनिंग के बाद भी आपसे कई सारे एग्जाम होते हैं, कई सारे फॉर्म भराए जाते हैं, ठीक है। देन जो एग्जाम्स या जो फॉर्म भराए जाते हैं उनसे ये पता चल सके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो आपको दिया गया उसका क्या रोल रहा है, क्या आपने उससे सीखा है। देन इंश्योर वर्क प्लेस एप्लीकेशन। अब ये जो ट्रेनिंग आपको मिली हुई है इसका इस्तेमाल कहां पर करोगे, वर्क प्लेस पर, यानी कि जहां पर काम कर रहे हो वहीं पर इसको अप्लाई करोगे, तो इसके एप्लीकेशन को देखना। एग्जाम्पल, अ बैंक इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। एक बैंक ने नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, तो एम्प्लॉइज रिसीव ट्रेनिंग ऑन। अब एम्प्लॉय किस पर ट्रेनिंग रिसीव करेंगे, मोबाइल बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वॉल्व किसको होना है सर्विसेज के साथ में, इन्हीं को। की मैसेज क्या है, ट्रेनिंग इज यूजफुल ओनली व्हेन एम्प्लॉइज अप्लाई द लर्निंग ऑन द जॉब। ट्रेनिंग यूजफुल तभी मानी जाती है जब एम्प्लॉय ने जो सीखा है उसको अपनी जॉब में इंप्लीमेंट कर सके, तभी ट्रेनिंग क्या है यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज ट्रेनिंग पे खर्च किया गया पैसा सक्सेसफुल नहीं होने वाला। देन आगे बात आती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, ये इंश्योर करता है एम्प्लॉइज के वर्क को टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। संस्था का क्या गोल है, संस्था का क्या उद्देश्य है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको इंश्योर करते हुए परफॉर्मेंस को मैनेज करना। मेन कंपोनेंट्स क्या है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस को सेट करना, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर करना, फीडबैक प्रोवाइड करना और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या मतलब है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कोई भी स्किल्ड अगर दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को, तो उस स्किल्ड के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्या कर लेगा, ठीक है। देन परफॉर्म, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन जो आपने सोची थी उसके भी यहाँ पर बात किसकी हो गई, परफॉर्मेंस के मेजर के। फिर परफॉर्मेंस मेजर हो गया तो फीडबैक देना है, फिर परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करने का काम करना है। तो बेनिफिट क्या होता है, क्लैरिफाई करता है एम्प्लॉय के रोल को। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉय के रोल को क्लैरिफाई करने का काम करता है, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, ठीक है। देन इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी और अलाइन करना है एम्प्लॉयज विद बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ में एम्प्लॉयज को अलाइन करना, ठीक है। समझते हुए चलिएगा, जहां पर कुछ भी समझ में ना आए प्लीज पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप मैनेजर्स में बी इवेल्युएटेड ऑन। जो रिलेशनशिप मैनेजर्स है वो इवेल्युएट किया जाएगा, मूल्यांकित किया जाएगा किसके भी यहाँ पर, तो समझिएगा जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन, लोन बिजनेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिकवरी परफॉर्मेंस। ये चार चीजें हैं यहाँ पर, कस्टमर एक्विजिशन, लोन बिजनेस, कस्टमर रिटेंशन और रिकवरी परफॉर्मेंस, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या होगा, कस्टमर को लेकर के आना। लोन बिजनेस, अगेन ऋण का क्या बिजनेस चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिकवरी परफॉर्मेंस। ये अगेन रिवे जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो इन चार पॉइंट्स के आधार पर इवेलुएट किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस शुड बी मैनेज्ड कॉन्टिन्यूसली। परफॉर्मेंस को मैनेज करना एक दिन का काम नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव होती रहेगी, और नॉट जस्ट ड्यूरिंग एनुअल अप्रेजल। सिर्फ एनुअल अप्रेजल के समय पर ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है, कॉन्टिन्यूसली। देन रिवार्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। रिवार्ड सिस्टम मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को परफॉर्म बेटर। रिवार्ड का मतलब यही है कि आपके परफॉर्मेंस से कई
ज्यादा चीजों को जोड़ देना। सैलरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन रिवार्ड सिस्टम क्या करता है, आपको ज्यादा काम करने की प्रेरणा देता है, ज्यादा मोटिवेट करता है आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। तो अगेन मीनिंग क्या है, रिवार्ड सिस्टम मोटिवेट एम्प्लॉइज टू परफॉर्म बेटर। रिवार्ड सिस्टम ही वो सिस्टम है जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अब टाइप ऑफ रिवार्ड में दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। अब देख लीजिएगा फाइनेंशियल रिवार्ड्स क्या होते हैं, जैसे सैलरी आपको मिल रही है, बोनस आपको मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग, ये फाइनेंशियल रिवार्ड्स हो गए, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल में रिकॉग्निशन, आपको अगेन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एक तरीके से आपको जो है इज्जत मिल रही है। देन प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। करियर ग्रोथ, करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको दिया जाएगा। देन एप्रिसिएशन रिवार्ड, सॉरी एप्रिसिएशन अवार्ड, आपके कामों को लेकर के आपको अप्रिशिएट किया गया और आपको अवार्ड प्रोवाइड किया गया। कुछ नॉन फाइनेंशियल का मतलब यह है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बेनिफिट क्या क्या है, इंप्रूव मोटिवेशन, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी, इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन, ये बेनिफिट है, ठीक है, ये बेनिफिट है। अगेन पर जब हम समझिएगा बहुत अच्छे से, इंप्रूव करता है मोटिवेशन को, एनहांस करता है प्रोडक्टिविटी को, सपोर्ट करता है बिजनेस की स्ट्रेटेजी को, और इंक्रीज करता है एम्प्लॉय रिटेंशन को, एम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अब बैंक में रिवॉर्ड एम्प्लॉयज हु अचीव, एक बैंक अपने उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करेगा जो अचीव क्या करेगा, हाईएस्ट सेल, ठीक है, बेस्ट कस्टमर सर्विस, लोवेस्ट एनपीए, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। एनपीए का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो लोन दिए गए थे वो वापस नहीं मिल पा रहे हैं, तो हाईएस्ट सेल्स जिसने सबसे ज्यादा सेल अचीव करी हो, ठीक है, बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा हो, देन लोवेस्ट एनपीए है उसका, देन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। तो ऐसे ही क्या होते हैं लोग, एसेट्स होते हैं। ऐसा जो एम्प्लॉय होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, एसेट होगा। रिवॉर्ड शुड बी लिंक टू परफॉर्मेंस एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रिवार्ड जो है किसके साथ में लिंक होना चाहिए, परफॉर्मेंस और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ में लिंक होना चाहिए। समझिएगा यहाँ पर चीजों को। फिर बात आती है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन की। स्ट्रेटेजी जो आपने बना ली है, क्योंकि अगेन स्ट्रेटेजी बनाने से तो काम चलेगा नहीं जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन का मीनिंग है कन्वर्ट एचआर स्ट्रेटेजी इनटू एक्चुअल बिजनेस रिजल्ट। जो अगेन एक्चुअल, अगेन जो एचआर स्ट्रेटेजी है उसको एक्चुअल बिजनेस रिजल्ट में कन्वर्ट करना। तो एचआर मस्ट वर्क क्लोजली विद टॉप मैनेजमेंट, एचआर को क्लोजली वर्क करना चाहिए किसके साथ में, टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस लीडर्स के साथ में, टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। ये इंश्योर करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो 5 पॉइंट एजेंडा क्या है, 5 पॉइंट एजेंडा फॉर एचआर प्रोफेशनल्स। पहला एजेंडा है अंडरस्टैंड द बिजनेस, एचआर को पता होना चाहिए व्यवसायिक पर्यावरण के बारे में, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार के फैक्टर्स आते हैं। इंटरनल जो हमारे अपने, एक्सटर्नल का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो बाहर है। देन मार्केट चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक रूल्स, ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ बिजनेस डिमांड फॉल्स, एचआर शुड प्लान वर्कफोर्स एडजस्टमेंट इन एडवांस। अगर बिजनेस डिमांड आगे चल के घट रही है तो इसका मतलब क्या है, वर्कफोर्स उस तरीके से प्लान करी जाएगी ना, वर्कफोर्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम्म, समझिएगा, समझते हुए चलिएगा। हम्म, अब दूसरा यहाँ पर क्या है पॉइंट, गेट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है एक्टिविटीज, जो काम किया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व होना। एचआर शुड अंडरस्टैंड डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, नॉट जस्ट एचआर फंक्शन।
सिर्फ एचआर फंक्शन से मतलब नहीं है, एचआर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को, जो डेली यहाँ पर दैनिक रूप से जो भी ठीक है बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उनको समझना पड़ेगा। जैसे इन अ बैंक एचआर शुड अंडरस्टैंड लेंडिंग, कस्टमर सर्विस एंड डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन। अगर एक बैंक में बात करें तो एचआर शुड अंडरस्टैंड, एचआर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लेंडिंग को, ठीक है, यानी कि उधार, कस्टमर सर्विस और डिजिटल बैंकिंग। देन बिल्ड एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्स को बिल्डअप सॉरी ब्रिज एचआर और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, औद्योगिक संबंध और एचआर के बीच में, ठीक है, एक ब्रिज, दोनों के स्किल्स को एक साथ लाने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो एचआर शुड व्यू ऑल एम्प्लॉइज एज स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूटर्स, एचआर किस तरीके से देखता है सभी एम्प्लॉइज को स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूटर्स के रूप में, और क्रिएट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, जो प्रबंधन है और जो एम्प्लॉइज है उनके बीच में हार्मनी यानी कि समन्वय की भावना को विकसित करना। एग्जाम्पल क्या है, मैनेजिंग बोथ ऑफिस स्टाफ एंड ऑपरेशनल एम्प्लॉइज थ्रू थ्रू कॉमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल क्या है, मैनेजिंग बोथ ऑफिस स्टाफ और ऑपरेशनल एम्प्लॉइज, ठीक है, एक कॉमन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के इनिशिएटिव्स है। प्रमोट नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करना, एचआर को क्या इंकरेज करना है, लर्निंग कल्चर, नॉलेज शेयरिंग और स्किल डेवलपमेंट। एचआर क्या इंकरेज करेगा, लर्निंग कल्चर को एनहांस करने के लिए, नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, नॉलेज आपके पास जो है आप दूसरे को बताइए, और स्किल डेवलपमेंट। हाँ, पहले ही बताया था आपको, सपोर्ट रोल से अब वैल्यू क्रिएशन रोल पर क्या किया जा चुका है, यहाँ पर मूव किया जा चुका है, ठीक है। तो एचआर शुड मेजर हाउ इट कंट्रीब्यूट टू बिजनेस सक्सेस, एचआर यहाँ पर क्या करेगा, मेजर करेगा, मापेगा, ठीक है, हाउ इट कंट्रीब्यूट टू बिजनेस सक्सेस, व्यवसाय की सफलता में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वी हायर्ड 100 एम्प्लॉइज, ये नहीं कहोगे कि हमने 100 एम्प्लॉइज को हायर किया है, आपको क्या कहना है, वी हेल्प्ड इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, व्यवसाय की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता और व्यवसाय का जो लाभ है उसको हमने इंक्रीज किया है, उसको इंक्रीज करने में हमने सहायता की है। तो मॉडर्न एचआर क्या है, बिजनेस पार्टनर प्लस वैल्यू क्रिएटर प्लस चेंज फैसिलिटेटर, ठीक है, समझते हुए चलिएगा, आपको क्लियर सारी चीजें कर दूंगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। देन आगे आ जाता है अलाइनिंग एचआर सिस्टम विद डिसीजन फ्रेमवर्क, एचआर सिस्टम को डिसीजन फ्रेमवर्क के साथ में अलाइन करना। इसका मतलब क्या है, एचआर शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉइज है, एचआर को क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा दैट एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के पास राइट स्किल्स होनी चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नजरिया है वही नजरिया अगर एम्प्लॉय का होगा, एचआर का होगा तो बेटर है। राइट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है, ये चारों चीजें एचआर क्या करेगा, एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है, रखने की कोशिश करी जाती है। देन फिर अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो व्हेन एचआर सिस्टम्स आर अलाइंड विद बिजनेस डिसीजन, जब एचआर सिस्टम को बिजनेस डिसीजंस के साथ में अलाइन किया जाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा सकेंगे, बिजनेस गोल्स को तेजी से अचीव किया जा सकेगा। रोल ऑफ एचआर, तो एचआर शुड रिक्रूट द राइट पीपल, यही काम है उसका, एम्प्लॉयज को ट्रेंड करना, लीडरशिप को डेवलप करना। लीडरशिप का मतलब होता है हर कोई इनिशिएटिव्स जो करने हैं, ठीक है, जो अगेन जो रोल दिया जा रहा है उसको बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना। मॉनिटर एचआर इफेक्टिवनेस, तो राइट पीपल, राइट डिसीजन, बेटर बिजनेस रिजल्ट।
समझते हुए चलिएगा सारी चीजें। हाँ, बिजनेस स्ट्रेटजी और एचआर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इंडियन सिनेरियो देख लीजिएगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन एचआर स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है एचआर स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी में? तो बिजनेस स्ट्रेटजी कैन नॉट सक्सीड विदाउट पीपल। ये बात सही है कि नहीं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता उसमें काम कर रहे व्यक्तियों पर निर्भर होती है, उनसे हटके नहीं होती है। विदाउट पीपल, लोगों के बिना क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी बना सकती है जिससे सफल हो जाए? ठीक है, नहीं। तो देयरफॉर बिजनेस की स्ट्रेटजी और एचआर की स्ट्रेटजी, ये ऑर्गेनाइजेशनल की सक्सेस, किसी भी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को डिफाइन करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अर्लियर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में पहले क्या होता था? लार्ज स्केल हायरिंग होती थी, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती थी, और एम्प्लॉइज ऑफन लेफ्ट फॉर ओवरसीज जॉब। फिर भी एम्प्लॉइज लगने के बाद छोड़ देते थे, जिनकी अगेन ओवरसीज जॉब, विदेशों में नौकरी लग जाती थी। टुडे अभी क्या फोकस है टाटा कंसल्टेंसी का? फोकस ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन। जो एम्प्लॉयज आज आपके पास हैं, आप उनको अपने पास रख सको सही तरीके से, ठीक है। हायरिंग फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIM, ठीक है, IIT, वहां से हायर करना। देन हायर स्किल डेवलपमेंट। तो इंडियन सिनेरियो का मतलब समझ में आ गया कि अगेन ये इंडियन सिनेरियो है। देन हायर स्किल डेवलपमेंट, देन आती है बात बेटर कंपनसेशन पैकेज। कंपनसेशन का मतलब जो उनको पैसा दिया जाए, जो उनकी क्षतिपूर्ति है, ठीक है। आगे समझ लीजिएगा यहाँ पर रीजन, बिजनेस नीड चेंज सो एचआर स्ट्रेटजी ऑल्सो चेंज। तो चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड का नियम ही है कि बदलाव करते रहना है। तो इंपॉर्टेंट लेसन क्या क्या है यहाँ पर? वेन एवर बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज, जब भी व्यवसाय की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसको बदलोगे, तो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, रिवार्ड स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, रिटेंशन स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी। एचआर मस्ट कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट टू सपोर्ट बिजनेस गोल्स। एचआर कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर अडॉप्ट करेगा क्या? बिजनेस गोल्स को सपोर्ट करने में, बिजनेस गोल्स को सपोर्ट करने में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही है। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप nstoor@gmail.com पे मैसेज कर सकें। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। यानी कि यूनिट नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर यूनिट नंबर 7 पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यूनिट 6 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।